हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम अभी लास्ट जो रिवीजन है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अभियान हम लोग करते हैं जो बिहार करंट अफेयर्स में कुछ छूट गया था और आप लोग का डिमांड भी था कि जो भी बच्चा उसको मतलब फटाफट करा दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, एक बार देखिए इस सब चीज़ को। कहता है मई 2023 में बिहार में टीबी मुक्त पंचायत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। सवाल है हमारा, मई 2023 में कहता है कि बिहार में टीबी मुक्त पंचायत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, तेजस्वी प्रसाद यादव हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाता है। तो बिहार में टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ की अगर बात कर दिया जाए तो यह 12 मई 2023 को होता है। शुभारंभकर्ता की अगर बात कर दिया जाए, इसको प्रारंभ किसने किया, तो ये देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है तेजस्वी यादव। शुभारंभ स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो इसका शुरुआत आपको पटना से हुआ था। और टीबी उन्मूलन का अगर लक्ष्य की बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा 2025 से इसका टीबी का लक्ष्य है, इसको ख़त्म करने का, इसको उन्मूलन करने का जो लक्ष्य है ये आपका 2025 हो जाता है। एक प्रश्न से बहुत सारे आपको डिस्कशन मिल जाएंगे जिसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है बिहार राज्य सरकार द्वारा कब तक राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सवाल देखिए, कहता है कि कब तक, सवाल कहता है कि बिहार राज्य द्वारा कब तक राज्य को पूरी तरीके से या पूरे तरह से एड्स मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य है। 2030 तक बिहार सरकार ने ये लक्ष्य रखा कि एड्स से मुक्त कर देंगे बिहार को। बिहार सरकार द्वारा राज्य को एड्स मुक्त होने का लक्ष्य 2030 हो जाता है, याद रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा राज्य को एड्स मुक्त करने का लक्ष्य जो है 2030, ठीक है। इतना में तो आपको याद भी हो गया होगा, 2030 हो जाता है। और टीबी उन्मूलन की अगर बात कर दिया जाए, आप देखे होंगे तो आप याद रखिएगा ये आपका लक्ष्य कब तक हो जाता है। अगर लक्ष्य की बात कर दे वहाँ पे तो लक्ष्य कब तक हो जाता है, 2025 हो जाएगा। टीबी का, एड्स का 2030 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल ये है हमारा कि बिहार सरकार ने कब तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने 100% यानी कि 100% क्या चीज़ का, तो साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य को निर्धारित किया है। ये कब तक किया है, तो याद रखिएगा ये इसका भी लक्ष्य आपको 2030 हो जाता है। कब तक हो जाएगा इसका लक्ष्य, 2030 हो जाता है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने 2030 तक रखा। और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 को रखा। और हेपेटाइटिस को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य ये भी 2030 रखा। देखिए कितना महत्वपूर्ण आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट मिल रहा है। कहता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा, 2040 तक रखा। और राजगीर कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है 2040 होता है। और राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2023 हो जाता है, याद रखिएगा। इतने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको फैक्ट मिले इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देखेंगे इसी में देखिए, कहता है, सवाल है कि बिहार का निर्यात देश के निर्यात का 10% करने का लक्ष्य आपको कब तक रखा गया। बिहार का निर्यात देश के निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो याद रखिए 2025 हो जाता है। ये अभी जो फैक्ट करा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 हो जाता है। हर खेत को पानी का लक्ष्य जो है, हर खेत को पानी का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक होता है, याद रखिएगा। लक्ष्य भी कभी कभी बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। जो मैंने 6-7 जो लक्ष्य आपको करवाया उसको दिमाग में एकदम छाप ही लीजिए। अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने रबी महाअभियान 2022 का शुभारंभ किया। 2022 में कहता है किस राज्य ने रबी महाअभियान 2022 का प्रारंभ किया, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ने इसको शुरुआत किया है। रबी महाअभियान
महाअभियान 2022 का शुभारंभ आपको बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। और बात कर दें यहाँ पे कि शुभारंभ माह की बात अगर हो तो अक्टूबर 2022 हो जाता है। और ये शुभारंभ करता कौन सा राज्य हो जाता है, तो बिहार हो जाएगा। पूछा जा सका किसने शुभारंभ किया, तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको शुरुआत किया। कहाँ से शुरुआत किया, तो पटना से शुरुआत किया, याद रखिएगा। कहाँ से शुरुआत किया, याद रखिएगा, पटना से शुरुआत इसको किया गया रबी महाअभियान का। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है, कहता है कि साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम बात करेंगे। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने रबी फसल से संबंधित सीडी और पुस्तिका का भी विमोचन किया है, याद रखिएगा। अगला हमारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य ने एंटी फाइलेरिया ड्राइव को प्रारंभ किया है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस राज्य ने एंटी फाइलेरिया ड्राइव को प्रारंभ किया, तो ये आपका राज्य हो जाता है बिहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी, बिहार हो जाएगा। एंटी फाइलेरिया ड्राइव की बात है तो यहाँ पे देखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां गरीबी अधिक है। ठीक है, देखिए यह लिम्फेटिक फाइलेरिया उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां पे गरीबी अधिक है, जिससे यह गरीबों की बीमारी बन जाती है और पिछड़ेपन का संकेतक बन जाता है। प्रारंभ माह की बात करें तो जुलाई 2022 में इसका प्रारंभ हुआ और प्रारंभकर्ता कौन था, तो बिहार हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको फाइलेरिया को हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत पूरे बिहार में 2,22,85,279 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये हमारा अभियान में इतना ही था। तो चलिए हम लोग खेल से देखते हैं, खेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खेल से सवाल पूछे जाएंगे आपके लिए खेल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जुलाई 2023 में आयोजित 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले की निवासी है, यही सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, खेल से आपके बीपीएससी में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं और संदर्भ आपके अधिकतर जैसे अभी खेल में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आपके बिहार से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है बीपीएससी में। अभी 10-12 प्रश्न भी मिलते हैं, हो सकता है कि इसका एरिया ज़्यादा कर दिया जाए, इसलिए अच्छे से करके जाइए। खेल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि बिहार बीपीएससी के द्वारा देखा जाए तो बिहार का जो भी मतलब इम्पोर्टेंट खेल होता है पूछा जाता है। जुलाई 2023 में 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी सुमन कुमारी ने क्या जीता, तो रजत पदक जीता। और पूछा जा रहा है कि किस जिले की रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये बेगूसराय की हैं। क्या हो जाएगा, बेगूसराय की रहने वाली है, याद रखिएगा। इसमें देखते हैं इसके कुछ तथ्य को देखेंगे। 40वां राष्ट्रीय जूनियर त्वकाई, याद रखिएगा क्रम पूछा जा सकता है कौन सा, तो 40वां हो जाएगा। 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार का प्रदर्शन। आयोजन स्थल की अगर बात करें तो आयोजन इसका कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे, शिमोगा में हुआ था। आयोजनकर्ता की अगर बात कर दिया जाए तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका किया गया। अगर बात करें हम लोग की रजत पदक का विजेता कौन है, तो सुमन कुमारी हो जाती हैं, जो बेगूसराय की रहने वाली हैं। 44 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये खेला था। ये निवासी आपको बेगूसराय की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, खेल से जो भी प्रश्न है आपको मिलेगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जून 2023 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी, कौन सा, तो रग्बी बालक प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, सवाल देखिए, कहता है कि जून 2023 में आयोजित कौन सा, तो राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कहा जा रहा है कि किस राज्य ने स्वर्ण पदक को हासिल किया, तो आपका बिहार हो जाएगा। याद रखिए बिहार हो जाता है। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो बिहार हो जाएगा।
आयोजन अवधि की अगर बात करें तो 13 से 14 जून 2023 को किया जाता है, 13 से 14 जून 2023 को होता है। और आयोजन स्थल की अगर बात कर दे तो यह पुणे महाराष्ट्र में होता है। और स्टेडियम की नाम अगर बात किया छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हो जाता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में होता है। तो यहाँ देखिए स्वर्ण पदक विजेता बिहार की टीम होती है और रजत पदक विजेता की अगर बात कर दे तो राजस्थान का टीम हो जाता है। अगर कांस्य पदक विजेता की बात कर दे तो उड़ीसा का टीम हो जाता है। याद रखिएगा, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण जीता बिहार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, वीवीआई हो जाता है। रजत भी पूछा जा सकता है कि रजत किसने जीता, तो राजस्थान ने जीता। और कांस्य की अगर बात है तो आपको उड़ीसा हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कांस्य कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, जून 2023 में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। कहता है जून 2023 में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो याद रखिए ये मोहिनी हो जाती हैं। कौन, मोहिनी हो जाती हैं। और आयोजन स्थल की अगर बात कर दी जाए तो ये जो स्टेट अंडर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुआ ये कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा ये सिवान हो जाता है। आयोजक कौन किया, तो बिहार सत्रह संघ के द्वारा किया जाता है। अगर विजेता की बात जो मोहिनी का होता है तो मोहिनी कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये सारण जिले की छपरा की रहने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में देखेंगे हम लोग कुछ बिंदु पे। तो मोहिनी राष्ट्रीय अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियंस में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला सवाल देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में बिहार के किस जिले में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा ये पूर्वी चंपारण होता है, पूर्वी चंपारण हो जाता है। पूर्वी चंपारण में एक मोती झील है, वहीं पे ये होता है। देखिए आयोजन अवधि की बात करें तो 28 से 30 अप्रैल 2023 को होता है। ये आपको 28 से 30 अप्रैल 2023 को होता है। आयोजन स्थल की अगर बात कर दी जाए तो ये पूर्वी चंपारण में होता है, मुख्यालय मोतिहारी हो जाता है। और यही एक मोती झील है जो मोतिहारी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, प्रतियोगिता में अगर शामिल देखेंगे तो 19 राज्यों की टीमें शामिल हो जाती है। महिला वर्ग में विजेता की अगर बात कर दी जाए तो स्वर्ण जो पदक है ये बिहार जीतता है, और रजत की बात कर दे तो झारखंड जीतता है, और कांस्य की अगर बात कर दिया जाए तो ये कौन जीतता है, केरल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसमें देखिए अभी कहता है यहाँ पे कि पुरुष वर्ग में विजेता कौन होता है। पुरुष वर्ग में अगर विजेता की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे पुरुष वर्ग में 500 मीटर में स्वर्ण पदक उत्तराखंड, और रजत की बात कर दे तो झारखंड हो जाएगा, और कांस्य पदक की बात कर दे तो जम्मू कश्मीर से जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर इसी में देखें मिक्स वर्ग में अगर स्वर्ण पदक विजेता की बात कर दे तो ये बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 5 नंबर देखिएगा। अप्रैल 2023 में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कहता है कि अप्रैल 2023 में कहाँ पे, तो ये देखिएगा आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में, कौन सा राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीतता है। कौन हो जाते हैं, प्रिंस यादव हो जाते हैं, याद रखिएगा। अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में आयोजन अवधि की बात करें तो 16 से 18 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसी में देखेंगे हम लोग आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे, गोंडा में होता है। पीपी कॉलेज में नंदिनी नगर में होता है, याद रखिएगा। बिहार की कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी जिनका नाम है प्रिंस यादव, 80 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में ये कांस्य पदक के विजेता होते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि मार्च 2023 में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए, याद रखिए कौन सा, तो क्रम याद रखिएगा। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। चयन पूछा जा रहा है, किस खिलाड़ी का चयन हुआ, तो ये मोनिका हो जाती हैं। क्या नाम रहता है इनका, मोनिका नाम रहता है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोनिका, याद रखिएगा। कहता है कि आयोजन अवधि की अगर बात कर दे तो 20 से 23 मार्च 2023 को होता है। और अगर स्थल की बात कर दिया जाए तो कहाँ होता है ये? तो असम के बक्सा जिले के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित तामुलपुर में होता है। आयोजक की अगर बात कर दे तो भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महिला टीम में बिहार की खिलाड़ी कौन होती हैं? तो मोनिका हो जाती हैं, याद रखिएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता की अगर बात कर दे तो भारत हो जाता है। और शामिल टीमें की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों टीमों के सहित कुल कितना? 12 देशों की 16 टीमें इसमें शामिल होती है। अगला सवाल हमारा है कि मार्च 2023 में आयोजित छठी फेडरेशन कप, ठीक है, छठी फेडरेशन कप जो है 7 फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप बिहार की किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल है, देखिए कहता है कि 2023 में आयोजित छठी फेडरेशन कप और वुशु चैंपियनशिप बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये अंशु कुमारी हो जाती है, याद रखिएगा। ये आपके लिए बहुत भी हो जाता है, अंशु कुमारी हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, इसी में देखेंगे। आयोजन अवधि की बात करें तो 20 से 24 मार्च 2023 को होता है। आयोजन स्थल की अगर बात कर दें हम लोग तो पंजाब हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि आयोजक कौन कराता है, तो पंजाब वुशु एसोसिएशन के द्वारा ये होता है। अगर बात करें कि बिहार की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, तो अंशु कुमारी हो जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि मार्च 2023 में आयोजित कौन सा, तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत बार पूछा जाए। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने कांस्य पदक जीता? यही सवाल पूछा जा रहा है। कौन सा? तो मार्च 2023 में 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने कांस्य पदक जीता? तो याद रखिए बिहार के द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो बिहार के द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है। आयोजन अवधि की बात करें तो 1 से 4 मार्च 2023 को हो जाएगा। अगर स्थल की बात करें तो ये देखिए हरियाणा में होता है, हरियाणा के दिग्घल झज्जर में हो जाता है। स्वर्ण पदक विजेता की अगर बात करें तो यह राजस्थान हो जाएगा। और रजत पदक विजेता की बात करें तो हरियाणा हो जाएगा। और कांस्य पदक जो पूछा जा रहा है अभी आपके सवालों में, ये आपका बिहार महिला टीम हो जाएगी। हरियाणा टीम से सेमीफाइनल में पराजित हो जाता है। और बिहार टीम में सर्वाधिक गोल पी खुशबू कुमारी करती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला इसी में हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 में मोहम्मद शम्स आलम का चयन किस खेल स्पर्धा हेतु किया गया? ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। फरवरी 2023 में बिहार के मोहम्मद शम्स आलम का चयन किस खेल स्पर्धा हेतु किया जाता है? तो याद रखिए पैरा स्विमिंग में इनका चयन किया जाता है, ठीक है। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए इनका चुनाव होता है। निवासी की अगर बात कर दे तो ये मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शम्स आलम, ठीक है। और देखेंगे इनके बारे में। मोहम्मद शम्स आलम की अगर बात करें तो ये मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। और देखिए नवंबर 2022 में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद शम्स आलम ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। मोहम्मद शम्स आलम को वर्ष 2021 में नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो भी हो इसे ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक है, कम से कम इसे रट के जाइएगा। कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में बिहार का क्रम कहा जा रहा है कि बिहार का क्रम कौन सा हो जाता है? तो क्रम बिहार की बात करें तो 24वां हो जाएगा, याद रखिएगा 24वां क्रम हो जाता है किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में बिहार का क्रम 24 हो जाएगा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन अवधि की बात करें तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक यह मतलब स्पोर्ट्स होता है। अगर बात करें कि कहाँ पे होता है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण हो जाता है? तो 5वां संस्करण हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सम्मिलित खेल शामिल हो गए थे? तो 27 हो जाता है। पदक तालिका में देख लीजिए, पदक तालिका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पदक तालिका के क्रम में अगर पूछा जाए बिहार का स्थान कितना, तो 24 हो जाएगा। तो देखिए पहला याद जरूर रखिएगा, पहला किसका स्थान है? तो महाराष्ट्र का स्थान हो जाता है। अगर पूछा जाए कुल कितना इसने
पदक हासिल किया तो 161 हो जाता है। इसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कितना जीता, तो 56 हो जाएगा, रजत 55 हो जाता है, कांस्य 50 हो जाता है। ठीक है, बात हम लोग करें दूसरा हरियाणा का, तो हरियाणा का देखिएगा स्वर्ण 41 और रजत 32 और कांस्य 55 हो जाता है। टोटल का टोटल अगर देखा जाए तो 128 पदक जीतता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए कम से कम इसे ज़रूर याद रखिएगा। जैसे क्रम में पूछा कि बिहार का स्थान कितना है तो 24 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कितना जीता, रजत कितना जीता, कांस्य जो कांस्य है कितना जीता, पूछा जा सकता है तो टोटल पदक कितना जीता, तो इसे ज़रूर रट लीजिएगा। क्रम में बात करें तो 24वां स्थान हो जाता है। अगर स्वर्ण की बात करें तो 1 हो जाएगा, रजत की बात करें तो 1 हो जाएगा और कांस्य की बात करें तो 5 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा तो 7 पदक हो जाता है बिहार के द्वारा। तो बिहार ने प्रतियोगिता में कुल 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है। बिहार की ओर से आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, तो आकाश कुमार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग अभी देखे हैं प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है जनवरी 2023 में जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतिस्पर्धा के 75 किलो जो ग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वे किस विद्यालय के छात्र हैं। एक बार और प्रश्न को देखिए, कहता है जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतिस्पर्धा के 75 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। पूछा जा रहा है किस विश्वविद्यालय के छात्र हो जाते हैं, तो याद रखिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं जिनका नाम क्या है, जाबिर अंसारी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बात करें तो ये देखिएगा, ये आपका 22 जनवरी 2023 को ये आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता की बात करें तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतियोगिता होता है। पदक विजेता की अगर बात करें तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं जिनका नाम है जाबिर अंसारी। और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा के 75 किलोग्राम भार में उन्होंने भाग लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर बात करते हैं तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 22 जनवरी 2023 तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के तत्वाधान में BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए, जनवरी 2023 में पटना में आयोजित बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो कौन हो जाते हैं, याद रखिए जाबिर अंसारी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, जाबिर अंसारी के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग आयोजन स्थल की अगर बात करें तो देखेंगे इसका आयोजन आपको कहाँ पे होता है, पटना में हो जाता है। स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो जाबिर अंसारी हो जाते हैं। जाबिर अंसारी के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो जमुई हो जाता है। विशेष की बात करें तो जाबिर अंसारी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। वह 4 बार अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, जनवरी 2023 में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस प्रतिभागी ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसे याद रख लीजिएगा, बहुत भी यही हो जाता है। जनवरी 2023 में आयोजित कौन सा, तो 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस प्रतिभागी ने स्वर्ण पदक जीता, तो याद रखिए ये सुहानी कुमारी हो जाती हैं। क्या नाम रहता है, सुहानी कुमारी नाम रहता है। ठीक है, 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप होता है। और यदि पूछा जाए तो 7 से 10 जनवरी 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो नासिक महाराष्ट्र में होता है। आयोजक की बात करें तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। सब जूनियर गर्ल्स 30 किलोमीटर रोड रेस इवेंट में ये पदक इन्होंने हासिल किया। और सुहानी कुमारी बिहार की पहली बालिका है जिसने नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, इसी में कहता है कि नवंबर 2022 में पटना में आयोजित हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। पटना में आयोजित कौन सा हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो हिमा दास हो जाती हैं। कौन सा, तो हिमा दास हो जाएंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हिमा दास को बनाया जाता है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है।
देखिए, पटना हाफ मैराथन की अगर बात करें तो आयोजन तिथि की अगर बात करें हम लोग तो 27 नवंबर 2022 को होता है। आयोजन स्थल की अगर बात कर दी जाए तो याद रखिए पटना के गांधी मैदान में होता है। नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हिमा दास हो जाते हैं। मुख्य अतिथि की बात कर दे तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाते हैं। प्रायोजक प्रतिनिधि की बात करें तो सुनील शेट्टी हो जाते हैं। और प्रतिभागी की बात करें तो 9000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो जाते हैं। विजेता पुरुष की बात करें तो डेविड किमुताई हो जाते हैं। केन्या की 1 घंटे 5 मिनट में 21.1 किलोमीटर की दूरी ये तय करते हैं। ठीक है, विजेता महिला की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे तो प्राजक्ता गोडबेले हो जाते हैं। कहाँ के हैं तो महाराष्ट्र हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर है कि 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो कौन सा स्थान प्राप्त हो जाएगा, याद रखिए दूसरा स्थान हो जाता है। कौन सा दूसरा स्थान हो जाता है। 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ये दूसरा स्थान हो जाता है। कौन सा, तो याद रखिए 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार का प्रदर्शन, आयोजन अवधि की अगर बात पूछी तो 1 से 4 सितंबर 2022 को होता है। अगर आयोजन स्थल की बात करें तो ये पटना में होता है। कहाँ पे, पाटलिपुत्र खेल परिसर में हो जाता है। ठीक है, और भी देखेंगे इसी में। उद्घाटनकर्ता की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार के द्वारा होता है। विजेता की अगर बात करेंगे तो हरियाणा की टीम जीतती है और चौथी बार ये जीतती है। उप विजेता की बात करेंगे तो बिहार हो जाता है, दूसरा स्थान हासिल करता है। और तीसरा स्थान की बात करेंगे तो साई व हिमाचल प्रदेश हो जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना, याद रखिए बहुत VVI है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे किया जाएगा, तो याद रखिए इसे कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, कैमूर में इसका स्थापना किया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना आपको कैमूर में किया जा रहा है। अगला देखेंगे हम लोग। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना कहाँ, कैमूर में। उद्देश्य क्या है, जल में आयोजित होने वाले खेलों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में पटना जिले के कृति राज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ वाटर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो कुल कितने स्वर्ण पदक हो जाते हैं, तो 6 हो जाएगा। याद रखिए आंसर बी हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, इसी में देखेंगे कृतिराज सिंह का सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रदर्शन। कृतिराज सिंह कहाँ के निवासी हैं, तो पटना की हो जाएंगी। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। प्रतियोगिता में कृतिराज द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक कितने हो जाते हैं, तो 6 स्वर्ण पदक हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। तो कितने जिले में, तो याद रखिए 33 हो जाता है। और याद रखिए बहुत ही VVI है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही VVI हो जाता है। कितने जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना खोलने का प्रावधान किया गया, तो याद रखिए 33 जिले हो जाते हैं इसमें। इसी में देखेंगे हम लोग। बिहार में खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो कितने जिलों में खोले जाएंगे, 33 जिले हो जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो साई द्वारा हो जाता है। और देखिए ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए शामिल खेलों की संख्या कितना हो जाएगा, 13 खेल शामिल हो जाएंगे। खेल वर्ग और जिला की बात करें तो एक बार हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊशू की अगर बात करें तो ये पटना हो जाएगा। एथलेटिक्स की बात करें तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा हो जाएगा। बैडमिंटन की बात करें तो अररिया और सहरसा हो जाता है। ठीक है, अररिया और सहरसा हो जाएगा। और खो खो अगर सेंटर की बात करें तो देखिए लखीसराय और भागलपुर और मुंगेर में हो जाता है। रग्बी की बात करें तो नालंदा में सेंटर हो जाएगा। कुश्ती की बात करें औरंगाबाद, गोपालगंज हो जाएगा। तीरंदाजी की बात करें गया, भोजपुर हो जाएगा। कबड्डी की बात करें तो हम लोग देखेंगे कबड्डी को राजकीय खेल घोषित किया गया है। मधेपुरा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बक्सर, सारण, जहानाबाद हो जाएगा। फुटबॉल की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई और सिवान हो जाता है। हॉकी की बात करें तो खगड़िया, वैशाली में सेंटर खोले जाएंगे। टेबल टेनिस में देखेंगे तो मधुबनी में सेंटर खोले जाएंगे। तलवारबाजी में पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और वेट लिफ्टिंग की बात करें तो ये कटिहार हो जाता है। और सर्वाधिक कबड्डी के 7 और एथलेटिक के 6 सेंटर आपको बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग इसी में देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर कहता है कि दिसंबर 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक है, इसे ज़रूर रट लीजिएगा, बहुत वीवीआई हो जाता है। 2022 में बिहार के किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ईशान किशन हो जाते हैं। कौन? ईशान किशन। ईशान किशन ने लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन? ईशान किशन हो जाता है। रिकॉर्ड बनाने की तिथि 10 दिसंबर 2022 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात करें हम लोग प्रतिद्वंदी देश कौन सा होता है, तो बांग्लादेश हो जाता है। क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात कर दी जाए तो आपको बांग्लादेश में होता है, चट्टोग्राम स्टेडियम में। खेले गए गेंदों की संख्या की अगर बात करें तो 126 गेंदों में 200 रन बनाए जाते हैं। मैच में कुल बनाए गए रनों की संख्या 131 गेंदों में 210 रन हो जाता है। अन्य खिलाड़ियों द्वारा एक दिवसीय मैच में लगाया गया दोहरा शतक देखिए, रोहित शर्मा 3 बार। बात करें तो क्रिस ग्रेल, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, मार्टिन गुप्टिल और फखर जमाना, शुभमन गिल और ईशान किशन हो जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसी में 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 कहता है कि नवंबर दिसंबर 2022 में अगला सवाल देखेंगे। नवंबर दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीता? याद रखिए, बहुत वीवीआई हो जाता है। तो ये हो जाएंगे कृति राज सिंह के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा? तो कृति राज सिंह के द्वारा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो आयोजन माह कब होता है? नवंबर दिसंबर 2022 में होता है। पूछा जाएगा कि आयोजन कहाँ पे हुआ था? मेज़बान देश कौन हो जाता है? तो न्यूजीलैंड हो जाता है। कौन सा? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब कुछ तथ्य हैं, उसको देख लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। भारत के लिए बिहार की कृति राज सिंह ने इस प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। कृति राज सिंह पटना के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की रहने वाली है और कृति ने 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के 6 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं 69 के लिए और 70 के लिए जो बीपीएससी का मेंस अभी हाल ही में मतलब समझिए कि 1 अक्टूबर से आपको स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक अक्टूबर से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे पॉलिटी के क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस की सबसे बेहतरीन आपको क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी और इसमें जो भी हो आप 10 सालों में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे आपको सबको बताया जाएगा, ठीक है। लिखते कैसे हैं ये आइडियल आंसर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो आपको मेंस में जो होना चाहिए, जो बौद्धिक क्षमता जिस तरह से आपको होना चाहिए एक मेंस के लिए, वो सारा का सारा चीज़ें आपको बताया जाएगा। मेंस के लिए कौन किताबें हैं जो सबसे सटीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज़ें यहीं पे बताई जाएगी जो समझिए कि अगर आप उसे करते हैं तो सबसे बेहतर नंबर आप लाएंगे मेंस में। और हमने ये काम किया है और मेरे जो स्टूडेंट है 67 में आपको देखेंगे तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका पीटी होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए क्योंकि हम लोग मतलब मेंस के लिए ही माहिर होते हैं। अगर मेंस में आपको अच्छा नंबर लाना है तो देखिएगा, पटना में इतनी बेहतर संस्था नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम रिजल्ट दिए हैं तभी आपको बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि लोग 2000-4000 स्टूडेंट मेंस लिखते हैं, वहाँ पे 5-6 लोगों का ही इंटरव्यू होता है। मैंने 5 स्टूडेंट में 4 लोगों का इंटरव्यू इस बार दिलवाया, ये कम बड़ी बात नहीं है। 100% है मतलब रिजल्ट की गारंटी। तो आप इसे तय करेंगे। हमारा मेंस का क्लास जो आपको 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि हर चीज़ को बहुत ही तोड़ के एकदम NCERT बेस्ट ही वहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। तो चलिए 1 तारीख से आप लोग देखिएगा ज़रूर से। तो इसमें हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। इतना गर्मी आज हो गया है कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बिहार को इस प्रतियोगिता में कुल कांस्य पदक प्राप्त हुए। अगर बात हम लोग करें यहाँ पर रग्बी का तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें रग्बी में बात करें तो 7 रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार के महिला टीम ने दिल्ली को हराकर एक कांस्य पदक जीता तथा बिहार महिला
महिला नेटबॉल टीम ने एक कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, इसे एकदम रट के ही जाइएगा, एकदम वीवीआई है। कहता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय खेल जो 2022 में हुआ, कौन सा राष्ट्रीय खेल हुआ, याद रखिएगा, यह 36वां राष्ट्रीय खेल हो जाता है। पूछा जा सकता है कि बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 31वां स्थान प्राप्त होता है, याद रखिए, 31वां स्थान प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में देखेंगे हम लोग 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आयोजन माह की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2022 में हो जाता है। आयोजन स्थल की अगर बात करें तो देखिएगा, यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदरा, राजकोट और भावनगर शहरों में हुआ। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे उद्घाटनकर्ता की अगर बात कर दिया जाए तो उद्घाटनकर्ता ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। और संस्करण तो जरूर याद रखिएगा, संस्करण आपको 36वां संस्करण हो जाता है। पूछा जा सकता है कि अगला संस्करण जो 37वां होने वाला है, ठीक है, कहाँ पे होगा, तो गोवा में हो जाता है। ठीक, पदक तालिका में बिहार का स्थान, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत भी यही है। कितना हो जाएगा, तो 31वां हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, तो 31वां हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें कौन कौन याद रखना जरूरी है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप याद रख लीजिए सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा, और आपके बाद बिहार हो जाता है। बिहार की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, बिहार इसमें कितना पदक, मतलब कितना तालिका में है, तो 31वां तालिका में हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा गोल्ड एक भी नहीं जीतता है। ठीक है, गोल्ड एक भी नहीं जीतता, सिल्वर एक भी नहीं जीता, और जीता क्या, 2 कांस्य जीता। इसलिए टोटल अगर कुल पूछा जाएगा कितना बिहार ने जीता, तो कुल 2 पदक हो जाता है। सबसे ज़्यादा सर्विसेज ने जीता, 61 गोल्ड हो जाएगा, 35 सिल्वर हो जाएगा, 32 ब्रॉन्ज हो जाता है, कुल मिला के 128 पदक हो जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र गोल्ड कितना जीता, 39 हो जाता है, और सिल्वर 38 हो जाएगा, और ब्रॉन्ज 63 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाता है, 140 पदक हो जाता है। तीसरा हरियाणा हो जाता है, हरियाणा 38 जीतता है गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज होता है, 116 टोटल हो जाएगा। ठीक है, बिहार को याद रखना है 31 पदक तालिका में, टोटल कितना, तो 2 हो जाएगा। किस में जीता, तो ब्रॉन्ज मात्र 2 ही जीतता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जुलाई अगस्त 2022 में बर्मिंघम में आयोजित 22वां राष्ट्रमंडल खेल कौन सा, तो याद रखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर पदक जीता, तो कौन हो जाते हैं, चंदन कुमार सिंह हो जाते हैं, याद रखिए कौन, चंदन कुमार सिंह हो जाएंगे। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो आयोजन अवधि 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 में होता है। कहाँ पे होता है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हो जाएगा। और संस्करण की बात कर दे तो कितना संस्करण हो जाता है, तो 22वां संस्करण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, तो 22वां संस्करण हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। क्रम की बात करें तो 4था स्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। टोटल पदक कितना जीतता है, तो 61 हो जाता है। और बात कर दे तो गोल्ड कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, सिल्वर 16 हो जाता है, और ब्रॉन्ज 23 हो जाता है। तीनों को मिला देंगे तो 61 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रम तालिका में 4था स्थान इसका होता है। ठीक है, चौथा बात करें तो सबसे पहला कंट्री कौन है जो सबसे ज़्यादा पदक तालिका में, मतलब नंबर 1 स्थान है और सबसे ज़्यादा इसने मेडल जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 67 आपको गोल्ड हो जाता है, 57 आपको सिल्वर हो जाएगा, 54 ब्रॉन्ज हो जाता है, और टोटल की बात कर दे तो 178 हो जाएगा। इंग्लैंड की बात कर दे तो 57 हो जाएगा, आपको गोल्ड में 66 सिल्वर हो जाता है, और 53 ब्रॉन्ज हो जाएगा, टोटल 176 हो जाता है। और कनाडा की बात कर दे तो 26 हो जाएगा गोल्ड, 32 सिल्वर हो जाएगा, 34 ब्रॉन्ज हो जाता है, टोटल 92 हो जाता है। और सबसे ज़रूरी है जो रटना है, आपको याद रखना है, VVIO भारत का स्थान कितना है, तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल कितना 61 हो जाएगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रदर्शन, बिहार के चंदन कुमार सिंह ने लॉन ब्राउन्स में सिल्वर पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे का जो विविध है, मिसलेनियस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिसलेनियस से हमेशा BPSC में बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछता है।
मिसलेनियस जो विविध होता है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जिसकी वजह से बन नहीं पाता है। तो चलिए हम लोग मिसलेनियस को भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। हम लोग विविध में देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि जून 2023 में बिहार के लखीसराय जिले में खुदाई के दौरान प्राप्त अष्ट धातु की पुरातात्विक महत्व के बेशकीमती मूर्ति किस काल से संबंधित है? ठीक है, और ये आप अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो पेपर में ये चर्चा का एक विषय बना हुआ था। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा ये सब चीज़ें बहुत काम देता है। जब कहीं अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग जब कर रहे थे तो उसमें बहुत सारा कटिंग रखना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ऐसे चुनना पड़ता है। जैसे पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेपर एक आइस बनने के लिए भी लड़का पढ़ता है, और चाय बेचने वाला भी एक पेपर पढ़ता है, मजदूर भी पढ़ते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं। और ये आपको चुनना है कि आप अपने पीसीएस के लिए क्या क्या चुनाव करते हैं। सब कोई एक पेपर से, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने मकसद की चीज़ें, जैसे सोना चांदी हीरा मोती बेचने वाला भी पेपर को पढ़ता है, उसी से अपना सब कुछ मतलब समझिए कि मूल्यांकन करता है, और आपको भी करना है। तो ये ज़रूरी है कि पेपर से हम कैसे क्या चीज़ को निकालें। तो अगर देखेंगे हम अपने मेंस के क्लास में आपको ये बताएंगे कि पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, पेपर से आपको क्या चाहिए। जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चाय वाले की दुकान पे देखेंगे, वहाँ भी सब कोई न्यूज़पेपर का मतलब स्टडी करता है, और लोग भी पढ़ते हैं और लोग चर्चा भी करते हैं। तो वैसा चर्चा तो आपको नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मेंस के क्लास में हम लोग उसको पे बात करेंगे। जून 2023 में बिहार के लखीसराय जिले में खुदाई के दौरान कहता है कि प्राप्त अष्ट धातु के पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति किस काल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाता है कुषाण कालीन काल से संबंधित हो जाता है। कौन सा? कुषाण कालीन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में देखेंगे हम लोग। कहता है कि प्राप्ति स्थल की बात कर दे तो लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर यह प्राप्त हुआ। और मूर्ति निर्मित की अगर बात करें तो अष्ट धातु की बनी हुई है। मूर्ति निर्माण काल की अगर बात कर दे तो पुरातत्वविदों के अनुसार कुषाण कालीन हो जाता है, 2000 वर्ष पुरानी है। मूर्ति मिलने की सूचना अगर दी जाए तो विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा ये होता है। कहता है कि अब तक की जानकारी के अनुसार प्राप्त मूर्ति साल भंजी का मुख्य देवी की है, जिसे बौद्धों से संबंधित मुख्य देवी कहा जा रहा है। देखिए, भारत में जितनी भी मंदिर अगर बनी है ना, तो मंदिर पे हिंदू धर्म जो मात्र मुट्ठी भर, जैसे 10% लोग हिंदू हैं। अगर अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर 10% हिंदू की बात कर दिए, तो सोच के देखना, अगर आपने अध्ययन किया होगा, आप पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मात्र 10% हिंदुओं ने बौद्ध के जितने भी साक्ष्य हैं उसी पे अपना हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियाँ कर दिया। अगर उत्खनन करेंगे जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ, अगर उसको अच्छे से उत्खनन करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे पहले से बौद्ध धर्म के साक्ष्य थे। ठीक है, बाद में इन लोगों ने क्या किया, इसको मिटा करके वहाँ पे अपने धर्म की मूर्तियों को ये किया। ये आस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आस्था की बात अलग है, ये इतिहास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतिहास ये कहता है, और इतिहास जो कहता है वो एक समाज का एक दर्पण होता है। और समाज में कहा जाता है कि दर्पण आपको सच्चाई बताता है, आपका चेहरा आपको मतलब समझिए कि अच्छा से दिखाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि अप्रैल 2023 में विश्व के किस देश ने 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाता है, कहता है कि विश्व के किस देश ने 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया। तो देखिए ये हो जाता है जापान में। अप्रैल 2023 में विश्व के किस देश ने, ठीक है, 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया, तो जापान हो जाए। जापान ने मनाया बिहार दिवस, याद रखिए कब, तो 3 अप्रैल 2023 को। मनाने वाला देश कौन हो जाता है, जापान हो जाता है, इसलिए आपका VVI बनता है। भारतीय दूतावास के विवेकानंद सांस्कृतिक समाज सभागार टोक्यो जापान हो जाता है। सहयोग से अगर बात करें यहाँ पे, सहयोग से बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा सहयोग से बात करें तो बिहार फाउंडेशन जापान चैप्टर, उनका बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान तथा भारतीय दूतावास के सहयोग से हो जाता है। ठीक है, इसी में देखेंगे हम लोग अगला सवाल देखिएगा। कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा बहुत VVI हो जाता है ये वाला सवाल आपसे, बहुत ही VVI है। कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। याद रखिए 75वां 75वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया। स्थापना तिथि की बात करें तो 1 अप्रैल 1949 हो जाता है। पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कौन सा तिथि है, कौन सा मतलब इसका ये हो जाता है,
स्थापना दिवस तो 75वां हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो याद रखिएगा राजनधारी सिन्हा हो जाते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात कर दे तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, अतुल प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसी में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को किया गया, जिसका प्रारंभिक मुख्यालय की बात करें तो प्रारंभिक मुख्यालय पहले रांची में था, जिसे 1951 में पटना में स्थानांतरित किया गया। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई हो जाता है, अधिकतर लड़के लोग ये बना लेते हैं, क्या हो जाएगा तो 22 मार्च को हो जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया तो 22 मार्च हो जाता है। हमारे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा पसीना टपक रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब तो 22 मार्च हो जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे कुछ बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। देखिए मनाया गया कब तो 22 मार्च को हो जाता है। ठीक है, याद रखिए थीम पूछा जा सकता है 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या रहता है, तो याद रखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो जाएगा। बंगाल से अलग कब हुआ तो ये देखिए 22 मार्च 1912 हो जाता है। बिहार दिवस जो 2023 में मनाया गया कौन सा स्थापना वर्ष है तो 111वां स्थापना वर्ष हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 5 मार्च 2023 में बिहार विरासत विकास समिति पटना द्वारा बिहार के कितने जिलों में विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मार्च 2023 में बिहार विरासत विकास समिति पटना द्वारा बिहार के कितने जिलों में विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये 9 जिले हो जाते हैं। 9 जिलों में इसका किया गया, कितना हो जाएगा तो 9 जिला हो जाता है, याद रखिएगा। बिहार में विरासत पद यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग आयोजन अवधि की बात करें तो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च 2023 तक किया जाता है। आयोजक बिहार विरासत विकास समिति पटना के द्वारा किया जाता है। और देखिएगा कहता है कि यहाँ पे पद यात्रा में शामिल जिलों की संख्या कितना है 9। कौन कौन हो जाएगा, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी और पूर्णिया हो जाएगा। आयोजन की अगर बात करें तो बिहार दिवस के अवसर पे होता है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है 22 मार्च को। बिहार दिवस की थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद करिएगा इस वर्ष बिहार दिवस मनाया गया कौन सा तो 111वां दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल इसी में हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की है। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू किया, कितना ये याद रखिएगा 500 थानों में, कितना 500 थाना हो जाता है, याद रखिएगा। बिहार के थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हुआ 26 फरवरी 2030 को। शुभारंभकर्ता कौन स्टार्ट किया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हुआ। शुरू की गई महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की अगर बात करें तो 500 थानों में एक साथ इसका शुरुआत किया गया। इसमें हम विशेषता की अगर बात कर दें तो देखिएगा विशेषता की अगर बात हो तो कहता है कि विशेष शुरू किए गए महिला डेस्क हेल्प डेस्क को महिला पुलिस पदाधिकारी व महिला कर्मियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। कहता है हाल ही में बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल छोड़ने के उपरांत किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च किया है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के उपरांत किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर लिया तो देखिए राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी हो जाते हैं। कौन, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बात कर लें तो राष्ट्रीय लोक जनता दल नामक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ। कब हुआ गठन तो 20 फरवरी 2023 को। और गठनकर्ता कौन हो जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा हो जाते हैं, याद रखिएगा उपेंद्र कुशवाहा हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा ने यह कदम जनता दल छोड़ने के बाद उठाया। लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया था। दिसंबर 2022 में बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, आइए अलग देखते हैं। दिसंबर 2022 में बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग लेने की अनुमति दी गई है।
कितनी बार भाग लेने की अनुमति दिया गया है, तो याद रखिएगा ये 5 बार उनको मौका दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को बीपीएससी, बीटीएससी एवं बीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या कितने में वृद्धि किया गया? 5 बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अवसरों की वृद्धि की मंजूरी दी गई किसके द्वारा? तो बिहार राज्य कैबिनेट के द्वारा। प्राप्त अधिकतम अवसरों की संख्या 5 अवसर होता है पूरी सेवा अवधि में। पूर्व में प्राप्त अवसरों की संख्या कितना था? 3 था, अब बढ़ा करके 2 और बढ़ा दिया गया, 5 हो गया। देखिए अगला सवाल है कि बिहार में पंचायत स्तर पर होने वाली विद्या दीदी के पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित किया गया है? ठीक है, कौन सा? तो विद्या दीदी के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। विद्या दीदी के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो संदर्भ की बात करें विद्या दीदी की, तो राज्य के 32 जिलों के कुल 100 प्रखंडों में पंचायत स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिसके संचालन के लिए बिहार में विद्या दीदी की बहाली की जाएगी। ठीक है, इसमें और देखेंगे हम लोग। कहता है कि उद्देश्य बताइए, तो बिहार में युवाओं को उनके कैरियर में मदद करने के लिए होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण हो जाता है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम हो जाता है, अधिकतम 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर मानदेय की बात करें वेतन इनका कितना हो जाता है? 6,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। ठीक है, और इनकी बहाली किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार लगभग 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं की नियुक्ति बिहार पुलिस की अगर बात करें, यानी कि पुलिस सेवा में, तो सबसे ज़्यादा आपको बिहार ही किया है। नंबर 1 स्थान, पहला स्थान हासिल किया है किसने? तो 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान इसने हासिल किया। किसने? तो बिहार ने। अगला देखते हैं हम लोग, इसी में देखेंगे, थोड़ा सा इसका कुछ डिस्कशन देख लें। तो बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या कितना? लगभग 29,000। इस संदर्भ में देश में बिहार का स्थान कितना है? प्रथम हो जाता है। इस वर्ष के अंत तक बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत होगा कितना? 29%। अभी कितना है? तो 24.4% है। महिला पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय औसत कितना हो जाता है? तो 16.5% हो जाता है, और देखिए बिहार में 29% है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी, कौन सा? सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य बैठक में बिहार के कितने जिले में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया? ठीक है, कितने स्कूलों का स्थापना का निर्णय लिया गया? तो 11 स्कूल हो जाएंगे, याद रखिएगा। सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य बैठक का आयोजन यहाँ पे हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे इसी में। अगर बात करें तो अध्यक्षता किसके समय में हुआ? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के हो जाते हैं। ठीक है, और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूलों की स्थापना की बात करें तो बिहार के 11 जिलों में होता है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो बिहार लोक सेवा के आयोग के द्वारा होगा, और स्कूलों का संचालन की बात करें तो शैक्षणिक सत्र में 2024 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग एक ये है कि हमारे यहाँ आपको बिहार दारोगा के लिए भी एक नए टीम के साथ जिन लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे जो इंटरव्यू जो देने जा रही हैं, उन्होंने भी उनका भी योगदान इसमें रहेगा आपके दारोगा के लिए, और बिहार एसएससी के लिए रहेगा। और बिहार शिक्षक की अगर बात करें तो हम लोग एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आपका बीपीएससी का तो मेंस चलेगा, और 70 का पीटी और कमेंट दोनों चलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें फटाफट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एकदम फुली एकदम ईमानदारी वाली जो होता है ना, जो आपको पटना के बहुत बड़े बड़े संस्था आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क कराते हैं। अगर कोई जैसे होता है कि सफलता के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं होता है, अगर जादुई छड़ी के इंतज़ार में आप बैठे हैं तो मेरे यहाँ बहुत मुश्किल होगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के बल पे आप 6 महीने के अंदर में आप रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, इसकी गारंटी है। 6 महीने के बाद आप यहाँ से रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपने जो भी वक्त बिताया हो पटना में, दिल्ली, जहाँ भी बिताया हो, आप 5 साल 7 साल 8 साल से अभी तक आप कभी मेंस नहीं लिख पाए, इंटरव्यू नहीं दे पाए, और आपका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं गारंटी देता हूँ पटना का सबसे बेहतरीन संस्था के द्वारा जो पीटीएफ हमारे टीम के माध्यम से है, यहाँ पे सिर्फ मकसद है रिजल्ट दिलाने का। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं,
और वहीं लड़के लोग हैं, देखिएगा हमने अधिकतर रिजल्ट दिलाया, 100% रिजल्ट दिलाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शैक्षणिक सत्र हो जाता है, यहाँ पे आपको दारोगा का क्लास चलेगा और पीटी मेन की पूरी गारंटी होगी दारोगा के लिए। पीटी और मेन की पूरी गारंटी होगी। फिजिकल आपको दौड़ के लाना है, आप लेकर के आइए, लेकिन हमारे यहाँ से कभी आपका पीटी और मेंस नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी होगी। उसी तरीके से अगर हम बीएसएससी की बात करें तो बीएसएससी में आपका 100% रिजल्ट की गारंटी होगी। अगर आप चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी संस्था हो जाए, सॉरी एक मिनट, दुनिया का कोई भी संस्था अगर देखेंगे हम लोग तो आपका रिजल्ट नहीं दिला सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आपका जॉब 6 महीने के बाद होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट किसी भी कंपटीशन में आप 6 महीने के बाद करना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत वर्षों लगा देते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, और मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया। तो आप एग्ज़ाम दे करके आइए, और एग्ज़ाम के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम का मैं तरीका बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्कूलों का संचालन होगा शैक्षणिक संस्था 2024 की बात करें तो ये देखिएगा, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर कहता है अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को नियुक्त किया गया। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या के द्वारा, याद रखिएगा। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होता है? 19 अक्टूबर 2022 को। गठनकर्ता कौन हो जाता है? तो बिहार हो जाएगा। और अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या हो जाते हैं। आयोग का कार्य अगर देखें तो निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें यहाँ पे तो आयोग को रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया गया, और बिहार में पहली बार इस आयोग का गठन आपको 2006 में किया गया है। कब किया गया? तो 2006 में किया गया। और याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया था कि महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में जो दिया गया, कब दिया गया? तो याद रखिए यही 2006 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे यही 13 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि अक्टूबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा चक्रपाणी हिमांशु हो जाते हैं, चक्रपाणी हिमांशु हो जाते हैं। ठीक है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन होता है। तो गठन की अगर बात कर दे तो 26 अक्टूबर 2022 हो जाता है। गठनकर्ता की बात करें तो बिहार सरकार हो जाता है। सदस्य संख्या कितना हो जाता है? तो 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गठनकर्ता कौन? तो बिहार सरकार हो जाता है। गठन का तिथि याद रखिए 26 अक्टूबर 2022 को। सदस्य संख्या कितना हो जाता है? तो 22 हो जाता है। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें तो चक्रपाणी हिमांशु हो जाते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कांत मिश्रा हो जाते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल आपको 3 वर्ष का हो जाता है। कितना? तो 3 वर्ष का हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है ये समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और 100 के राउंड में अगर आप देखिए, लालच करने की ज़रूरत नहीं है, लालच मत करिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कन्फर्म है उसी को मारिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेने से 1/3 नेगेटिव है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले एक प्रश्न को 2 बार पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। पहला राउंड में एकदम जो गारंटेड है कि आपका मतलब मन कहता है, आपका दिल दिमाग कहता है कि ये सही है, उसको एक राउंड में बना लीजिए। ठीक है, सेकेंड राउंड में जो 50-50 में आपका दिमाग चल रहा हो कि शायद ये सही है ये सही है, उसके बाद कर लेते हैं। और थर्ड राउंड की बात करें तो फाइनल होता है, उसमें से ज़्यादा चुनाव नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं कि तुक्का मारने लगते हैं, तो तुक्का में यही ज़्यादा होता है कि फंस जाता है। थर्ड राउंड जब भी बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझिए कि अटेम्प्ट मत करें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फर्स्ट और सेकंड राउंड जो आपका होता है, फर्स्ट राउंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ करके, चीज़ों को समझ करके, बहुत चीज़ होता है एकदम कूल होकर के एग्ज़ाम दीजिए और निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और रिवीजन भी आपका अच्छा हुआ है, पढ़ाई भी आपका अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो जाइए आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइए और आने के बाद ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उनका हम एक बार मूल्यांकन कर सकें कल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत मतलब समझिए कि आप अच्छे से दे करके आइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।